नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बोला। आज एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस, या सामान्य भाषा में बोलें तो नाक की एलर्जी के कोज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं एवं ट्रीटमेंट क्या है। कुछ लोगों को तो पूरे साल ही नाक की एलर्जी बनी रहती है। ऐसे में जब वो सोकर उठते हैं तो छींकें आने लगती हैं एवं नाक से पानी बहने लगता है, या दिन में कभी भी उनको कोई भी जब पॉजिटिव फैक्टर मिलता है तो एलर्जी हो जाती है। जैसे वो डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो तुरंत उनको एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को एलर्जी सीजनल होती है, बदलते मौसम के साथ या एक निश्चित मौसम में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। निश्चित मौसम जिसमें प्लांट्स के परागकण छोड़ते हैं, उस टाइम वो मौसम एलर्जी का कारण बन सकता है। जैसे गर्मी में घास के परागकण से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी व्यक्ति के सामान्य दिनचर्या को बहुत ही प्रभावित करती है। यूँ यदि आपको लंबे समय तक एलर्जी बनी रहती है तो आगे जाकर वो अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस का कारण क्या है एवं सिम्टम्स क्या होते हैं, एवं किन आहार दवाइयों को डाइट में शामिल करें तथा बचाव के उपाय क्या हैं एवं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। अंततः इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात करते हैं कि एलर्जी के राइनाइटिस के कारण क्या होते हैं। तो कारणों में जैसे कि पोल्यूशन के कारण भी एलर्जी हो सकती है। जब आप धुआं, धूल, मिट्टी के कांटेक्ट में आते हो तो एलर्जी का वो कारण बन सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई भी पैथोजन से इन्फेक्शन है, वो एलर्जी का कारण बन सकता है। बदलते मौसम भी एलर्जी का कारण बन सकता है। जैसे ठंड खत्म होकर गर्मी स्टार्ट होती है या गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, तब सर्दी, जुकाम आदि कफज विकार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टेम्परेचर में अचानक चेंज आता है, जैसे अपन एसी से निकलकर तुरंत धूप में चले जाते हैं, तब भी आपको एलर्जी की प्रॉब्लम या सर्दी जुकाम हो सकता है। एलर्जी होने का एक मुख्य कारण है कि इम्यूनिटी का वीक होना। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। पेड़ के जो परागकण हैं, घास के जो परागकण हैं, या कोई भी एलर्जी उत्पन्न करने वाले कण जैसे सोफा, बिस्तर, कारपेट आदि में जो फोम होता है, या उनमें डस्ट है, या धुआं है, धूल है, परफ्यूम है, मोल्ड है, एनिमल डेंडर है आदि से भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं कि एलर्जी वाली सर्दी होती कैसे। जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन बॉडी या वायरस या बैक्टीरिया जब नाक के अंदर इंटर करता है तो नाक के अंदर जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उस डस्ट पार्टिकल को वहीं रोकना चाहती है, शरीर के अंदर इंटर होने नहीं देना चाहती है। तो इस वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेशन होता है एवं छींकें आती हैं, एवं प्रयास करती है कि वो डस्ट पार्टिकल को शरीर के अंदर ना जाने दे एवं बाहर निकाल दें। अपने शरीर में बेवजह कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, जब भी अपन को एलर्जी होती है तो एलर्जी को रोकने वाली टेबलेट्स लेकर अपन उस एलर्जी को दबा देते हैं। इससे क्या होता है, कुछ समय के लिए तो उस टेबलेट से नाक से पानी आना, छींके आना बंद हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जब आपने जो गोली ली है उसका असर कम हो जाएगा तो वापस आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम बार बार होती है तथा वो तकलीफ को रोकने के लिए गोलियां खा लेते हैं और उसे दबा देते हैं। प्रॉब्लम्स को दबाते हैं तो बाहर जो नाक से सिक्रेशन हो रहा था वो तो रुक जाता है, लेकिन वो सिक्रेशन होता है वो अंदर साइनस होता है, जैसे फ्रंटल साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस है, इथिमोइड साइनस है, स्पिनोइड साइनस है, उनके अंदर वो जमने लगता है। अर्थात साइनस के अंदर कैविटी होती है, जो स्राव होता है वहाँ पर जमने लगता है। यूँ साइनस की लेयर में सूजन आने लगती है, उसको इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं। ये स्राव जब भी कैविटी में जमने लगता है तो आपको क्या होगा कि सिर में भारीपन होता है एवं बेचैनी होने लगती है, सिर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ये सब होने लगता है।
अब बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। जैसे बार बार एवं बहुत ज़्यादा छींकों का आना, लगातार नाक से पानी का बहना, आँख से पानी आना एवं इचिंग का होना, कान है, नाक है, आँख है एवं गले में इचिंग का होना, नाक का बंद होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सिर में दर्द होना, खांसी का आना एवं गले में खरांश का होना। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस बीमारी में जो हल्के हार होते हैं वो बहुत ही लाभकर होते हैं। अंततः मूंग का सेवन करना चाहिए। मूंग की दाल भी आप बनाकर खा सकते हैं या आप मूंग का सूप बनाकर भी पी सकते हैं। नमकीन चीज़ों का भी सेवन आप कर सकते हैं। जो चीज़ें खट्टी भी होती हैं साथ में चीकनी भी होती हैं, उन चीज़ों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। दही का सेवन करना चाहिए क्योंकि दही होता है वो खट्टा भी होता है और चिकना भी होता है। दही ग्राई होता है अर्थात रोकने का काम करता है। अतः नाक से बहुत पानी गिर रहा हो तो दही का सेवन जरूर करें। आप दही में अनारदाना मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं या दही की बनी हुई श्रीखंड का सेवन कर सकते हैं। दही नेचर में उष्ण होता है, अतः सर्दी जुकाम में दही का सेवन कर सकते हैं। सूखी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, जैसे भेल खा सकते हैं। भुना हुआ चना भी इस बीमारी में बहुत अच्छा होता है। दूध में त्रिकटु पाउडर था, सौंठ है, पीपड़ी है, काली मिर्च है, बराबर मात्रा में पीसकर बनाया हुआ पाउडर मिक्स कर आप प्रयोग कर सकते हैं। कुल्थी की दाल का सूप भी पी सकते हैं या दाल बनाकर भी खा सकते हैं। बट जिनको एसिडिटी रहती है वो कुल्थी की दाल का या कुल्थी का प्रयोग ना करें। पीने में हमेशा आप गुनगुना पानी का ही प्रयोग करें तथा आप लिक्विड डाइट कम से कम लें जब आपको सर्दी जुकाम हो। बचाव के उपाय क्या है, इन पे बात करते हैं। आयुर्वेद में निदान परिवर्जन को चिकित्सा का फर्स्ट स्टेप माना है। अंततः जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण को दूर करना बहुत जरूरी है, तभी आपको ट्रीटमेंट का फायदा होगा। आयुर्वेद में इस रोग को प्रतिसाय कहते हैं एवं आचार्य वाग्भट ने निम्न कारण बताए हैं। ठंडी हवा में घूमने से, सोने से, बैठने से सर्दी जुकाम हो सकता है। ठंडी चीज़ों के सेवन करने से भी हो सकता है। अंततः ठंडी हवा एवं ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें एवं सिर को भी कवर करके रखें तथा जिस एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो तो उस एरिया में आप मास्क ज़रूर लगा कर रखें या जिस एरिया में पॉल्यूशन हो वहाँ भी मास्क का प्रयोग करें। टेम्परेचर वेरिएशन से भी बचें। दूसरा कारण बताया है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना, अंततः ज़्यादा पानी ना पिए एवं बिना प्यास के भी आप पानी ना पिए। ठंडा पानी पीना अवॉइड करें क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से जो पाचक शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि आमदोष बनता है एवं आमदोष सर्दी जुकाम का कारण होता है। एवं नाक से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें आप ज़्यादा ना बोलें, इससे आपका रोग बढ़ सकता है। जो वायु होती है वह 5 प्रकार को होती है, उसमें भी जो एक उदान वायु होती है जो गले के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको करती है। उदान वायु ज़्यादा बोलने से विकृत होती है, अंततः एलर्जी एवं साइनस की जो प्रॉब्लम होती है उसको बढ़ा देती है। अंततः कम से कम बोले। रात में जल्दी सो जाए एवं दिन में सोना अवॉइड करें। रात में जागने से वात दोष बढ़ता है एवं दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है, तो इस बीमारी का कारण बनता है। कुछ लोग बहुत ही ऊंचा एवं मोटा तकिए का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रेन का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है एवं ब्रीथिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। ये भी सर्दी जुकाम का कारण बन सकता है। अंततः बहुत ज़्यादा ऊंचे व मोटे तकिए का प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। डेली आप शुद्ध देसी गाय के घी को गुनगुना कर 2-2 बूंद दोनों नासा छिद्रों में डालें। ये प्रोसीजर बहुत ही आपको लाभ देगी और हमने ये प्रोसीजर बहुत सारे पेशेंटों पर अप्लाई किया है, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अंततः आप डेली गाय के घी को गुनगुना कर नाक में ज़रूर डालें। आप मेडिकेल ऑयल के रूप में अणु तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं,
नशे के रूप में। नाक में जब कफ बहुत ही जमा हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, तो इस टाइम आप गर्म पानी में अजवाइन मिक्स कर उसकी भाप ले सकते हैं, अर्थात स्टीम ले सकते हैं। इससे आपका जो ब्लॉकेज है वो भी दूर होगा। और आप यहाँ एक बर्तन में गर्म पानी ले लें, उसमें नीलगिरी के तेल की कुछ ड्रॉप्स डाल लें। उसके बाद मुंह को उसके ऊपर करें और चारों तरफ तौलिए से कवर कर लें और स्टीम लें। इसमें धूम्रपान भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो लोहे का जो एक गरम तवा है वो ले लें और उसके ऊपर अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी डालें। इससे जो धुआं आए उसे नाक के अंदर खींचें। इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तिल के तेल या सरसों के तेल को गुनगुना कर लें माथे पे, नाक पर और नाक के आसपास जो भी एरिया है या चेस्ट पर हल्के हाथों से मसाज करें। और मसाज करने के बाद आप अजवाइन या नमक को गरम करके उसकी पोटली बांधकर सेक करें। इसके में क्या होगा कि जो अंदर जमा हुआ कफ है वो बाहर निकलेगा। बड़ी इलायची, सौंठ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी एवं धनिया को बराबर मात्रा में लेकर उसको पीस ले एवं उसका पाउडर बनाकर एक डब्बे में रख लें। 1 चम्मच ये पाउडर 1 चम्मच शहद में मिक्स कर दिन में 2 बार चाटें। ये योग किसी भी तरह की जुखाम हो सब में बहुत ही असरकारक होता है। चित्रक हरित की अवले 10 ग्राम आप दूध के साथ सुबह शाम प्रयोग कर सकते हो। हरिद्राखंड भी आप दूध के साथ मिक्स कर प्रयोग कर सकते हो। इनमें से जो भी योग आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए उस योग का आप प्रयोग कर सकते हो। तथा एलर्जी है वो इम्यूनिटी कमज़ोर होने से होती है। अंततः इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप च्यवनप्राश है एवं आंवला है तथा गिलोय का सेवन करें। ये सब उपाय करने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही हो तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाकर आपकी प्रकृति एवं लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करवाना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर इसमें पंचकर्म की वमन चिकित्सा अर्थात वॉमिट करवाना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वमन से कफ दोष है वो बाहर निकलता है। अंततः इसका प्रयोग आप बसंत ऋतु में करवा सकते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है। लेकिन यदि आपके कफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसका प्रयोग किसी भी ऋतु में करवा सकते हैं। वमन कर्म आप चिकित्सक की देखरेख में ही करवाएं। प्राणायाम करें। जब आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम कम हो अर्थात असर कम हो या लक्षण कम दिखाई दे रहे हो तब आप कपालभाति या अनुलोम विलोम कर सकते हो। अंततः आज के वीडियो में एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।